प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को बुला लें क्या? ब्लिंकिट से हाई कोर्ट के जज मंगा लें क्या? So, hello everyone, and good evening to all. And let us start today's lecture. पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में दिया हुआ पहली चीज़ तो तुम ये याद कर लो। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 124, इस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। यहाँ पे सबसे पहले तो स्ट्रेंथ ऑफ जजेस दी है, न्यायाधीशों की संख्या दी हुई है कि ओरिजिनली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि एक चीफ जस्टिस होगा एंड 7 अदर जजेस होंगे। एक चीफ जस्टिस होगा और 7 अदर जजेस होंगे, यानी टोटल 8 जजेस होंगे। एंड आगे जैसा पार्लियामेंट डिसाइड करे उतने, यानी ओरिजिनली मूलतः उसने 8 जजेस के बारे में बताया, यानी एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस, और उसके बाद एज द पार्लियामेंट में डिसाइड। तो अभी प्रेजेंट में क्या है स्ट्रेंथ? तो एक चीफ जस्टिस है और 33 अदर जजेस हैं, यानी टोटल 34 जजेस हैं। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद CJI। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाएगी। एवरी, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है 124 का जो क्लॉज 2 आप देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हमें ये बात समझ में आ रही है कि जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किससे कंसल्ट करके? CJI से। बात ये निकल के आई धीरे धीरे, ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो कंसल्टेशन CJI की लेगा प्रेसिडेंट, क्या उस पर वो बाइंडिंग है या नहीं है? दैट मीन्स कि दिस कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस। कंकरेंस का मतलब होता है आपसी सहमति। क्या सहमति होनी चाहिए या फिर सिर्फ कंसल्ट कर लेना प्रेसिडेंट का, फिर जो मना है सो करे प्रेसिडेंट? तो इसको लेके कुछ केसेस हुए। कौन कौन से केसेस हुए? पहला तो है फर्स्ट जजेस केस, जिसको SP गुप्ता केस बोलते हैं। यहाँ बोला गया कि रिकमेंडेशन ऑफ CJI इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, दैट मीन्स रिकमेंडेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। यानी प्रेसिडेंट को जो रिकमेंडेशन मिलेगी CJI से, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। गेव प्राइमेसी टू द एग्जीक्यूटिव इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर, यानी कि जो कार्यपालिका, उसको प्राथमिकता दी गई इन न्यायिक नियुक्तियों में। लेकिन ये केस है 1982 का, लेकिन 1993 का जो सेकंड जजेस केस है, दूसरा न्यायाधीश मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही चीज़ को रिवर्स कर दिया। उसने बोला कि नहीं, CJI ने जो बोला है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, और CJI खुद से नहीं बोल सकता है, CJI का सोल एडवाइस नहीं होगा, CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस का एडवाइस होगा। यानी CJI 2 और जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे पूछ के वो रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट को पास ऑन करेगा, एंड प्रेसिडेंट इज बाउंडेड बाय दैट एडवाइस, मानना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर एक सिस्टम बना दिया गया, एक CJI और 2 जजेस का यहाँ पर एक कॉलेजियम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कॉलेजियम। और यहीं से जन्म होता है कॉलेजियम सिस्टम का। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अपॉइंटमेंट, दे सर्व टिल द एज ऑफ 65 ईयर, 65 साल की उम्र तक ही सर्व करते हैं। प्रोवाइडेड दैट जज में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, यानी कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। रिजाइन कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट को लिखिए आप, ठीक है। 65 साल की उम्र तक ही आप रह सकते हैं। अ जज टू बी रिमूव्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। क्लॉज 4 में रिमूवल के रिगार्डिंग दिया हुआ है। द एज ऑफ सुप्रीम को एक चीज़ ध्यान रखना, कोई मिनिमम एज नहीं होती है। देयर इज़ नो मिनिमम एज टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। नो मिनिमम एज, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु की आवश्यकता नहीं होती है। द एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज़ टू बी डिटरमाइंड इन सच मैनर एज द पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड, ठीक है। जिस तरीके से पार्लियामेंट डिसाइड करेगा उसी हिसाब से एज को लेकर अगर कोई मसला फंसा है तो वो डिसाइड होगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, यानी अगर आपको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहली बात तो भारत के नागरिक हो और इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो। भारत के नागरिक हो और उसके साथ साथ इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो। या तो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहे हो आप, या हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहे हो आप, या फिर ये और है एंड नहीं, ध्यान रखना, या फिर राष्ट्रपति की नज़रों में किराए में एक प्रख्यात विधिवेत्ता हो आप, यानी डिस्टिंग्विश जुरिस्ट हो, यानी कि बहुत अच्छी जुडिशियल नॉलेज रखते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई लॉ कॉलेज है, रिनोन लॉ कॉलेज है, वहाँ पर आप काफ़ी बढ़िया प्रोफेसर हैं और राष्ट्रपति को लगा वाओ व्हाट अ प्रोफेसर, चलो इसको अपॉइंट करते हैं। आज तक कभी इस तरीके की अपॉइंटमेंट हुई नहीं है। टिल नाउ नो जज हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन दिस ग्राउंड कि वो कोई डिस्टिंग्विश जरिस्ट है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी आर्टिकल 125 जो सैलरीज की बात करता है। तो सैलरीज और अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करता है। आर्टिकल नंबर 266 में क्या दिया हुआ है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दिया हुआ है, राइट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो चार्ज्ड मतलब एक्सपेंडिचर जो होते हैं, इसे खर्चे दो तरीके के होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ये नॉन वोटेबल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इससे सैलरीज एंड अलावेंसेज निकलती हैं काफ़ी सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स की, जैसे कि जजेस हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के, तो इसलिए वो नॉन वोटेबल होता है, इस पर वोटिंग नहीं होती, इसी पे वोटिंग होती। देन यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखा हुआ, जैसे फर्स्ट फीमेल जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की? फातिमा बीवी। आज तक कोई फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक। 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस दिया हुआ है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दी हुई है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हेन, राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को तब नियुक्त करते हैं जब चीफ जस्टिस की सीट या तो वेकेंट हो या एब्सेंट हो या फिर वो अपनी ड्यूटीज़ ना परफॉर्म कर पा रहे। अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। व्हाट इज दिस? तो ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है, अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस का कोरम ना हो, कोरम ना हो मतलब जैसे कि हमने आर्टिकल नंबर 100 क्लॉज 3 में पढ़ा था कोरम इन द पार्लियामेंट, तो वो 10% होता है, 1/10 होता है कि अगर 1/10 मेंबर्स ना हुए पार्लियामेंट में, हाउस में, तो क्या होगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हाउस को एडजर्न कर देगा। एडजर्न कर देगा मतलब कि हम इस दिन इस पर्टिकुलर टाइम में अब मिलेंगे, जाओ घर जाओ तुम लोग अभी, ठीक है, इस तरह के। एडजर्न साइनेड आई क्या होता है वो भी हमने देखा था। एडजर्न साइनेड आई का मतलब विदाउट रीनेमिंग अ डे और टाइम फॉर द री असेंबली, तो वो एक्चुअल में जब प्रोरोग करना होता है उसको तब किया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी कोरम होता है, और अगर कोरम नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा केसेस की पेंडेंसी है, बर्डन बढ़ गया है, ऐसे केस में जो CJI है वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट से जजेस को, हाई कोर्ट से कुछ जजेस 1 2 3 4 जितने चाहिए उतने जजेस को बुला सकता है राष्ट्रपति से सलाह लेके, प्रेसिडेंट से पूछ के, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को बुला लें क्या, ब्लिंकिट से हाई कोर्ट के जज मंगा लें क्या तो उन्हीं को बोलते हैं एडहॉक जज। लेकिन किसी को भी नहीं मंगा सकता CJI, वही जज को बुला सकता है हु आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हैं आप? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई हाई, मान लो पेंडेंसी ऑफ केस बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा केस हो गए या कोरम नहीं है, CJI प्रेसिडेंट से पूछ के उन जजेस को सिर्फ ला सकता है जिनकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जज बनने की हो। अगेन वो परमानेंट नहीं है। एडहॉक का मतलब ये होता है क्या, टेम्पररी। सच एन एडहॉक जज एंजॉयज पावर्स जुरिसडिक्शन प्रिविलेजेस ऑफ, पूरा सुप्रीम कोर्ट के जज का पूरा पावर मिलेगा यहाँ पे। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। जो जज रिटायर हो चुके हैं उनको बुलाया जा सकता है। अगेन कौन बुला सकता है, CJI बुला सकता है। किससे पूछ के, प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट ब्लिंकिट से रिटायर्ड जजेस बुला लें क्या, तो वो रिटायर्ड उनको बुलाता है जजेस को। क्या ये भी 60 साल से यूज़ नहीं हुआ या फिर इतने लंबे, नहीं, ये रिसेंट में यूज़ हो चुका है। जैसे कि अभी मैंने जिनका नाम लिया था, खानविलकर, जो करंट में लोकपाल बने बैठे हुए हैं, BMW वाले लोकपाल ठीक है, तो वो अभी उनको बुलाया गया था, मतलब एज अ रिटायर्ड जज हैं वो, ठीक है, तो उनको बुलाया गया था। तो ये तो यूज़ हुआ है, जैसे मैंने आपको खानविलकर जी का ऑप्शन मतलब ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो ये यूज़ हुआ है। 129 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। व्हाट डज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन? इसके दो मतलब हैं। पहला, इट्स डिसीजंस आर प्रिजर्व्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स, इसके फैसले कानूनी मिसाल के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं। थोड़ा सा पॉज करता हूँ, ये समझ में आया ना तुमको कि अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट करेगा, एडहॉक जज या रिटायर्ड जज को लेके आना है वो CJI करेगा, क्योंकि इस केस में तो CJI है ही नहीं ना, ठीक है, समझ रहे हो, इस केस में तो CJI है ही नहीं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। इन दोनों केसेस में CJI अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट से पूछ के, है ना, प्रेसिडेंट लिंकेज से, ठीक है। इट्स डिसीजंस आर प्रिजर्व्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स, कि इसके फैसले कानूनी मिसाल के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं, रिकॉर्ड के तौर पे मेंटेन किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक बार बात बोल दी तो उसको रिकॉर्ड के तौर पे मेंटेन किया जाएगा, सो दैट कि आगे जो आने वाले केसेस हों, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि किसी भी कोर्ट में भारत की, उनको कोर्ट किया जा सके। कोर्ट किया भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क केस 1973 के नंदा भारती केस में ऐसा ऐसा बोला था, तो मतलब ये है कि उसको रिकॉर्ड के तौर पर मेंटेन करके रखा गया है। और इसका दूसरा मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कोर्ट की अवमानना के लिए सजा देने का अधिकार है कोर्ट के पास, कि वो अगर उसकी किसी ने अवमानना करी, अवमानना कैसे करी, आपको ये पता है, जूता कांड,
सुप्रीम कोर्ट का जूता कांड पता है आपको? नहीं याद आया? अभी याद आया? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जूता फेंक के मारा था जो पिछले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, है ना, जस्टिस BR गवई। दिस अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 130 पे आते हैं, ये बात करते हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एट दिल्ली। दिल्ली में बैठता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन सिट एल्सवेयर ऑल्सो इफ CJI रिकमेंड्स एंड प्रेसिडेंट अप्रूव्स। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, क्या कहीं और है सुप्रीम कोर्ट? नहीं। क्या लेकिन कहीं हो नहीं सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता है। गुवाहाटी में फॉर एग्जाम्पल मान लो सुप्रीम कोर्ट की बेंच डाल दी गई, मद्रास में डाल दी गई, ताकि साउथ वालों को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ना आना पड़े, हाँ, नॉर्थ ईस्ट वालों को दिल्ली ना आना पड़े, सुप्रीम कोर्ट का काम उनका वहीं से हो सके। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 131 बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है यू कैन डायरेक्टली अप्रोच दैट कोर्ट नॉट नेसेसरली थ्रू वे ऑफ अपील। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहले निचले सदन में जाना होगा, निचले कोर्ट में जाना होगा, तब आप जाके उस कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कई सारे मामले होते हैं कि आप ऐसा नहीं सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिए ना, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हमारे दरवाजे चले आए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फिर वही बोलेगा जो मिर्ज़ापुर में, याद है आपको, कालीन भैया बोले थे, इसके लिए तुम हमारे दरवाजे पे चले आए। ठीक है, पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा या फिर पहले कुछ केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हायरार्की फॉलो करनी होगी आपको, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे हमने फंडामेंटल IT केस में पढ़ा था, मौलिक अधिकार, कि वहाँ पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल IT केस में, तो वो भी आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा। लेकिन ये ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन है, जिन मामले अभी हम देखेंगे, वो एक्सक्लूसिव नेचर का भी है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि सिर्फ यही कोर्ट डील करेगा। जैसे कि सुप्रीम जो हमने रिट जुरिस्डिक्शन देखा था, वो ओरिजिनल तो था, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते थे, लेकिन वो एक्सक्लूसिव नेचर का नहीं था। एक्सक्लूसिव नेचर का नहीं था मतलब, एक्सक्लूसिव नेचर का नहीं था, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर लड़ाई हो गई सरकारों के बीच में, एक साइड मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और एक साइड आपका स्टेट है, एक राज्य है, फिर एक से ज़्यादा राज्य हैं, between government of India and any state or state on one side and one or more states on the other side। एक तरफ मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो यूपी की गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट, और दूसरी साइड केरल की गवर्नमेंट है, कर्नाटक की गवर्नमेंट है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर दो या दो से ज़्यादा राज्य ही आपस में लड़ गए, मान लो यूपी और MP लड़ गए आपस में, से लड़ेंगे तो नहीं, ठीक है, यूपी MP। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अभी रिसेंट में जो ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जहाँ पर केंद्र ने, ठीक है, वेस्ट बंगाल में CBI भेज दी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि दिस इज़ अ वॉल्यूशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। तो क्या किस आर्टिकल का यूज़ करके अप्रोच किया होगा? आर्टिकल 131 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया होगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है, जिनके बारे में पता होना चाहिए, जो आर्टिकल नंबर 131 के तहत कवर्ड नहीं है। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, संविधान बनने से पहले कोई ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी, तो कोर्ट का कहना वो तुम अपना देखो, यहाँ मत आ जाना दरवाजा खटखटाने, नहीं फिर हम वही बोलेंगे जो कालीन भैया बोले थे। ठीक है, तो कोई अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हुई है उसको लेके नहीं, कोई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, यानी कि पानी को लेकर कोई जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, तो भी एक अलग से ट्रिब्यूनल बनेगा, ये नहीं देख सकता है। मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग से संबंधित अगर कोई मसले हैं मैटर्स, ठीक है, वैसे और भी 3-4 मसले होते हैं, लेकिन ये 3 ध्यान रखना तुम्हारे एग्जाम के लिए, बस इतना ही काफ़ी है। अब आते हैं 132 पे। 132, 133, 134 तीनों बात करते हैं एपीलेट जुरिस्डिक्शन की, अपीलीय क्षेत्राधिकार की। अभी हम बात कर रहे थे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। ओरिजिनल का मतलब है आप सीधा जाओ वहीं पे और सिर्फ वहीं पे जा सकते हो, तो वो एक्सक्लूसिव नेचर का था। ये क्या है, यहाँ सीधा नहीं जा सकते हो, अपील के थ्रू जाना होगा, यानी आप पहले हाई कोर्ट जाओगे, देन हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई करता है, आपको सर्टिफिकेट देता है कि दिस पर्टिकुलर केस, ये केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को एक हायर जजेस की बेंच और रादर सुप्रीम कोर्ट के एक हायर जजेस की बेंच को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए। तो इसलिए हम तुम्हें सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, तभी आपकी सुनवाई होगी आर्टिकल 132 के तहत। सर्टिफिकेट मैंडेटरी हाई कोर्ट का, ये सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में अप्लाई होता है। सिविल केसेस क्या होते हैं, ठीक है, सिविल केसेस होते हैं
जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, ये सब हो गया, टैक्स से संबंधित चीज़ें हो गई। क्रिमिनल होते हैं जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं क्रिमिनल केसेस, ठीक है, क्रिमिनल। चलो, मतलब सिविल को बोलते हैं दीवानी, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, दीवानी मामले बोलते हैं। अब 133 पे आते हैं। 133 एपलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिविल मैटर्स पे, सिविल मामलों में। तो सिविल मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ लगता है कि ये कुछ ऐसा अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, कुछ ज़रूरी मसला है, ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेट कर सकता है, वहाँ पे आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। 134 और बात करता है क्रिमिनल मैटर्स में। क्रिमिनल मैटर में आप 3 सिचुएशन में अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट हैज़ रिवर्स इन एक्विटल एंड सेंटेंस द एक्यूज टू डेथ सेंटेंस, लाइफ और 10+। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मसला चल रहा, ध्यान सुनना बेटा, ये बेटा हाई कोर्ट का जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपीलेट वाला, ध्यान सुनना इसको, कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने क्या किया, मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि 2 साल की सज़ा, 3 साल, 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरीके की सज़ा बोली उसने। हाई कोर्ट ने क्या किया, जब हाई कोर्ट में वो केस आया तो उसने उसको बदल दिया, उसको या तो फांसी दे दी या उम्र कैद दे दी या 10 से ज़्यादा साल की जेल दी थी, तब अपील कर सकते हो आप। इसमें फिर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की यहाँ ज़रूरत थी, सिविल वाले में ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा, मतलब पहली बात तो ये है कि ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बिना तो सर्टिफिकेट काम ही नहीं करेगा। हाई कोर्ट हैज़ विथड्रॉन अ केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट एंड कन्विक्टेड और सेंटेंस द एक्यूज्ड। एक तो ये है कि उसने हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन रिवर्स कर दिया है, या उसने लोअर कोर्ट से कोई केस उठा के कन्विक्ट कर दिया, सेंटेंस कर दिया। अगर उसको बरी कर दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बरी कर दिया गया था और उसको सज़ा सुना दी गई हाई कोर्ट के द्वारा, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस अपील फिट्स फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट। यानी कि इन दोनों केसेस में तो हमें सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, यहाँ पे तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर हाई कोर्ट ने खुद सर्टिफाई किया है कि आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ये हम नहीं देख पाएंगे। समझ में आई चीज़? यानी अगर हाई कोर्ट ने कोई लोअर कोर्ट से केस उठा लिया, कन्विक्ट कर दिया, या फांसी सज़ा सुना दी, लाइफ सेंटेंस या 10+ ईयर, तो या फिर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया, तो अपीलेट जुरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। 135 में क्या लिखा हुआ है, फेडरल कोर्ट्स पावर। क्या सर इससे में रटना है? देखो सवाल तो मैं बताऊं एसएससी में आज तक नहीं पूछा गया किन किन मैटर में अपीलेट जुरिसडिक्शन होता है। अगर तुम आर्टिकल भी याद कर लोगे तो तभी काफ़ी है। 135 फेडरल कोर्ट पावर, जहाँ जहाँ उनका क्षेत्र अधिकार था वो अपने आप सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएगा, और जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं, जो भी संविधान ये लागू होने से पहले या फिर सुप्रीम कोर्ट के आने से पहले जो भी केसेस से फेडरल कोर्ट डील कर रहा था, वो सारे अपने आप सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएंगे। ऐसा 135 में लिखा हुआ, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। 136, अब सर मान लो हमें अपील करना है सुप्रीम कोर्ट, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है कोई, एंड यहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिला, यहाँ भी सर्टिफिकेट नहीं मिला, सिविल में भी, क्रिमिनल में ना तो ये है ना तो ये है, और ना हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे रहा है, देन उस केस में एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप स्पेशल लीव फाइल कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड ए स्पेशल लीव टू अपील, अपील की विशेष अनुमति। सीधा आप डाल दो कि स्पेशल लीव लेना चाहते हैं, हाई कोर्ट में जो चल रहा है मेरा केस, इस केस को मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट देखे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट इतना केस को क्यों डिले कर रहा है, मुझे तो इस पर विश्वास नहीं है, ठीक है, मुझे तो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कि हाई कोर्ट कुछ करेगा, तो मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट केस करे। सुप्रीम कोर्ट भी लाइक ठेका ले रखा है हमने, तो इसीलिए आप स्पेशल लीव जो है, दिस इज़ नॉट योर राइट, दिस इज़ नॉट योर राइट। हाई कोर्ट ने अगर सर्टिफिकेट दिया, दैट इज़ बिकम्स योर राइट, कि हाँ आप सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। आपने सिर्फ स्पेशल लीव फाइल कर दी इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही होगा आपका मसला ना। सुप्रीम कोर्ट में लेट मी टेल यू, डेली बेसिस पे हज़ारों स्पेशल लीव फाइल होती हैं, हज़ारों। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है एक भी कंसिडर ना करे उसमें, ये भी हो सकता है एक भी ना कंसिडर करे हज़ारों में, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर राइट। जो उसको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा ज़रूरी केस लग रहा है, उसको वो ले सकता है। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। अब आई थिंक मुझे ये बताने की तो ज़रूरत ना होनी चाहिए कि रिव्यू कर सकता है। 138 पे आते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार अधिकार क्षेत्र का विस्तार। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, लेकिन खैर वो क्यों ही करेगा, लेकिन कर सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है। 139
Power to issue certain writs. Supreme Court can issue writs on for enforcement of fundamental rights given under आर्टिकल नंबर 32. तो वही जो हमने देखा आर्टिकल नंबर 32 में 5 रिट मिली हुई है, ठीक है। और किसी और पर्पज़ के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करवानी है तो वो पार्लियामेंट पावर इसको दे सकती है कि किसी और मैटर के लिए भी आप रिट इशू कर सकते हो। जैसे कि हाई कोर्ट का हमने पढ़ा है कि रिट जुरिस्डिक्शन वाइडर होता है ना। रिट जुरिस्डिक्शन क्यों वाइड होता है? जुरिस्डिक्शन क्यों वाइड होता है? क्योंकि ये लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए भी, फंडामेंटल राइट के अलावा लीगल राइट इन्फोर्स करने के लिए भी रिट इशू कर सकता है। तो 140 एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ हैं, वो प्राइमरी पावर्स हैं, वो प्राइमरी शक्तियाँ हैं उसकी सहायता के लिए कुछ शक्तियाँ हैं। जैसे हम देखते हैं 129 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो कोर्ट अपना काम कर रहा है जो उसका प्राइमरी काम है, लेकिन उसके कोर्ट में कोई बाधा बनना है, जूता फेंक के मार रहा है, कोई बोल रहा है ये सब जज तो करप्ट हैं, सब कुछ नहीं, हमने एक नहीं, अभी एक यूपी पुलिस का कोई तो था, उसने बोल दिया था ये तुम्हारी जज वज को हम नहीं मानते हैं, ये बोला था उसने, ये सब सुप्रीम कोर्ट धरा का धरा रह जाएगा तुम्हारा, हाँ ये जज वज को हम नहीं मानते हैं, ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा पूरा निकाल देंगे अभी। तो वो क्या था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, कोर्ट का विलना था। जुडिशियल सिस्टम से फेथ ना इरोड हो, इसलिए उसको पावर दी गई कि तुम कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हो। तो वो एक तरीके की क्या है? एंसिलरी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। एग्जाम्पल मैंने बस एक दिया आपको, ऐसे और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी ये बताऊंगा, ये भी एक एंसिलरी पावर ही है सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें भी कर सकता है जो अपने प्राइमरी काम में उसमें उसको सहायता दें वो करने में, कोई बाधा बन रहा है, ठीक है। 141 में क्या? लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। जितनी भी कोर्ट है इंडिया में सबको मानना होगा सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ भी बोला है तो। अगेन क्या नहीं लग रहा आपको? एंसिलरी पावर ही है। 142 बहुत इंपॉर्टेंट है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट में पास एनी ऑर्डर और डिक्री टू डू द कंप्लीट जस्टिस। पूर्ण न्याय देने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। प्रेसिडेंट में रेफर 2 काइंड्स ऑफ मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। जब राष्ट्रपति को एडवाइस लेनी हो, राष्ट्रपति को सलाह के लिए 2 तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है, एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर और एक मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिविल और न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए काम करेंगे, ठीक है, यानी कि सारे कोर्ट जो हैं वो उसको असिस्ट करेंगे। तो अगेन एंसिलरी पावर याद करो आप। 140 रूल्स ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल खुद बना सकता है, माई लाइफ माई रूल्स, है ना। 146 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा, जो लोग भी काम कर रहे हैं, स्टाफ है, उसके अपॉइंटमेंट खुद करेंगे बस। और सीजीआई जो है इनके रूल्स डिसाइड करेंगे कैसा क्या होगा। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस ध्यान रखना सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेंगे, वही रूल सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ के स्टाफ है भाई, वो स्टाफ मेंबर है। 147 ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरप्रिटेशन है कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर मिली हुई है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है और भारत का जो ये स्वतंत्रता अधिनियम है, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, इसको भी ये लोग इंटरप्रेट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है। अब रिकॉल करो 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट था, खत्म, डन। ट्रिक बता दें क्या सुप्रीम कोर्ट याद करने की? बताओ, ब्लिंकिट से ट्रिक मंगा लें क्या? बता देते हैं, चलो ब्लिंकिट से ट्रिक मंगा लेते। सुप्रीम कोर्ट ने 7 कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी, ऐसे याद करो। तो 124 में देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट, बट इसमें बहुत डीप है, ये बहुत सारे क्लॉजेज हैं, तो वो आपको याद करने में उसी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। 125 सैलरी की बात करता है, ठीक है। देन ए से हो जाएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। एडहॉक जज कौन? सीजीआई अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट से पूछ के। आर रिटायर्ड जज कौन करता है? सीजीआई प्रेसिडेंट से पूछ के। सी से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, प्लस कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। सीट दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑफर ओ से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 131, ठीक है। तो 124 से ले 131 तक याद हो गया। उसके बाद वाले भैया खुद करो, हम ना अधिकार फेंक, देखो वो भी आसान ही है, 132 133 134, ठीक है। ये एपिलेट की बात कर रहे हैं, एपिलेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, ठीक है। 135 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 136 वाला थोड़ा ध्यान रखना है आपको। 137 ध्यान रखिए। 137 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है भैया? जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये क्या है? स्पेशल कोर्ट, स्पेशल लीव। इसमें क्या था कि फेडरल कोर्ट की सारी पावर इसके पास होंगी, फेडरल कोर्ट की सारी पावर। 137 में क्या था? ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा है इसमें, लेकिन है वही, लेकिन लिखा नहीं जुडिशियल रिव्यू। ध्यान रखना इसमें कि सुप्रीम कोर्ट अपने उसको रिव्यू कर सकती है, तो ये तुमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद 140 में एंसिलरी पावर है, 141 आसान है इसको भी याद करना कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर या डिक्री बाइंडिंग होता है। अब याद है, इसको ऐसे रख सकते हो, एक और एक ने चार को बाइंड कर लिया, बांध के रखा हुआ है, दोनों साइड से पकड़ के रखा हुआ है। सो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर बाइंडिंग नेचर का है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, 142, ठीक है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है 143, ठीक है। सारी कोर्ट सबको असिस्ट करना होगा इस एक कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा याद कर लो, सारी कोर्ट्स को इस एक कोर्ट को असिस्ट करना होगा, ठीक है। तो सबको असिस्ट करना है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। वी आर डन विथ सुप्रीम कोर्ट।